नॉर्मल चीज है कि ग्रैब के हिसाब से अब आगे पॉजिटिव रेट बढ़ने के बाद पाबंदी और बढ़ेगी या डीडीएमए की बैठक में ही फैसला होगा? नहीं, दोबारा बैठक होगी तब फैसला होगा। पाबंदी ग्रैब के हिसाब से ही आप लागू करेंगे? ग्रैब के हिसाब से लागू कर दी गई है स्टेज 1। सर क्या तीसरे लहर की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, ये कहा जा सकता है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। सर, जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और जो एक तरह से आइसोलेट करने की आप लोगों की दूसरी कोरोना लहर के दौरान रणनीति रही थी, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी भी चल रहा है। जो भी पॉजिटिव मिलता है उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। वो बिल्कुल टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग सारा काम चल रहा है। सर, क्योंकि आपने एक्सपर्ट से भी बात की होगी, यही सवाल है कि क्या ये मान के चले कि तीसरी लहर की शुरुआत है और आलम जो फरवरी तक एक्सपर्ट बता रहे थे पीक पर रहेगा स्थिति? देखिए, पूरी दुनिया में ही है। आज का अगर देखें, फ्रांस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा केस आए हैं, अमेरिका में 5 लाख के करीब केस आए हैं, जबकि हिस्टोरिकली कभी इतने केस अमेरिका में नहीं आए। तो 15 लाख से ज़्यादा केस पूरे दुनिया में एक दिन में आए हैं, तो इस हिस्टोरिकली से ज़्यादा केस कभी नहीं आए। अभी तक जो तो मतलब ऐसा लगता है कि नंबर्स तो काफ़ी बढ़ रहा है, पर दूसरी चीज़ भी साथ साथ संतोष की बात यह है कि इसकी जो बीमारी है बहुत सीवियर नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा पहले तो ये साउथ अफ्रीका से फैला था, तो साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा थे, सीवियरिटी बहुत कम थी। सर, कल जो दिखा 86% की एक दिन में बढ़ोतरी थी, अभी तक ये किसी भी दिन में दिखा नहीं था दूसरी कोरोना लहर में। तो ये माना जाए कि तीसरी लहर आ चुकी है दिल्ली में? देखिए, मैंने पहले बताया ना, ये जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन है, बहुत तेज़ी से फैलता है। पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरा ये है कि इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो, कल 923 लोग एडमिट 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। उसी तरह देखो, दिल्ली के अंदर आज जो लोग हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस इस टाइम पर हैं 2000 से ऊपर हैं, परंतु एडमिशन दिल्ली के जो लोग हैं उनका सिर्फ 100 है। तो दैट इज़ सर, कुल अभी तक कितने मामलों में कितने ऑक्सीजन और आईसीयू में गए हैं मरीज? अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट हमारी नॉलेज में ऑक्सीजन पे नहीं गया। सर, एक बहुत बड़ी तस्वीर कल दिल्ली से आई थी कि मेट्रो स्टेशन पे बहुत लंबी लाइन लग गई थी जैसे ही ये ग्रैब सिस्टम लागू हुआ, कल ऐसा दिन था। तो क्या उस पर भी सरकार की नजर है कि हाँ, अगर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल नज़र है। और कहते हैं, देखो, फर्स्ट डे था, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, ये सेटल भी होगा और साथ साथ इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, जो बसेस एक्स्ट्रा चलाई गई थी पॉल्यूशन को देखते हुए, लोगों की डिमांड ये है कि उन बसेस को कंटिन्यू किया जाए ताकि लोगों को कम से कम राहत मिल सके। चार्टेड बसेस चलाई गई थी क्योंकि लगातार कैपेसिटी जो है वो घटी है मेट्रो में भी और बसों में भी। बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान करते हैं। सर, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं जो दिल्ली कोरोना में बता रहा है, कल ये 280 के लगभग था, 310 हो चुका है। तो ऑक्सीजन बेड्स पे जो मरीज हैं उनकी संख्या? नहीं, देखो, ऐसा होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली में जितने भी बेड हैं लगभग सारे ऑक्सीजन बेड हैं। अगर बेड पे पेशेंट है तो ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, ऑक्सीजन पर नहीं है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन पे नहीं है। ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। LNJP से ही 40 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। ऑक्सीजन बेड, क्योंकि सारे ही लगभग ऑक्सीजन बेड हैं, तो बेड पे ऑक्सीजन बेड पे लिटाएंगे। तो डेल्टा के मामले में सीवियरिटी अभी भी है क्योंकि तो ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे नहीं है, अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं है, सीवियर पेशेंट नहीं है। सर, क्या ओमिक्रॉन वायरस दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं, आंकड़े किस तरीके के हैं और दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं एहतियातन, ये इन सारी बातों पर वो फोकस कर रहे थे, जिसमें विदेशियों की भी यहाँ पे चर्चा हुई कि अमेरिका में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आ चुका है और दिल्ली में भी उसी तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस वक्त आप सुन रहे थे। दुनिया में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर भी फोकस, लेकिन दिल्ली में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सख्ती से, पाबंदी से अगर आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही है तो उसको लेकर क्या विकल्प है। देश का वो राज्य बन चुका है दिल्ली जहां पे सबसे ज्यादा मामले हैं इस वक्त कोरोना के। अब इस लिहाज से दिल्ली में सरकार किस तरीके से अलर्ट है, इन तमाम बातों पर फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री फोकस करते हुए नजर आए। और वाकई हम सबको एक सजग नागरिक होने के नाते कदम उस तरीके से उठाना है कि कहीं भी कोई परेशानी वैसे ना बढ़े जैसे कोरोना के दूसरे फेज के दौरान हमने देखा था।
नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि यही होने वाला है अगर हम अभी से सावधान नहीं हुए। आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब तक कुल मामले बढ़कर 13,000 से भी ज्यादा हो गए हैं और ये वाकई अब चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि एक नए स्वरूप में, ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना हम सबके सामने खतरे के रूप में खड़ा है। और जहां पर मैं खड़ी हूँ, एक बार वहां से तस्वीर आपको दिखा दूं, क्योंकि कनॉट प्लेस ये जगह है और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना बेहद जरूरी है कि आखिर किस तरीके से लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। ज्यादातर चेहरों पर मास्क आपको जरूर दिखेगा, लापरवाही कम बरती जा रही है लोगों द्वारा, लेकिन फिर भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ चेहरे ऐसे जरूर हैं जिन पर मास्क बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर आपको बताएं, देश भर में देश में 72 घंटे में कोरोना के केस दोगुने से ज्यादा हो गए हैं और आज कोरोना के नए मामले बढ़कर 13,154 हो गए हैं, जबकि 2 दिन पहले कोरोना के नए केस 6,358 थे। देश में कोरोना 24 घंटे से 7,486 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि अभी 84,000 से ज्यादा एक्टिव केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी अब लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तमाम सख्तियां अलग अलग राज्यों के द्वारा जारी कर दी गई हैं, लगा दी गई हैं, ताकि लोग समझें, क्योंकि 31 दिसंबर आने वाला है और उस दिन नए साल का हर कोई स्वागत करता है, जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस बार ये जश्न जरूर फीका पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ने इसका जो मजा है वो जरूर फीका कर दिया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी तमाम तरीके की सख्तियां लागू कर दी गई हैं, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हम भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोग आए जरूर हैं, ज्यादातर चेहरों पर मास्क जरूर है, लेकिन इक्का दुक्का चेहरे ऐसे जरूर हैं जो लापरवाही करते हुए आपको दिख जाएंगे और यही बाद में खतरा भी बनते हैं उन लोगों के लिए जो मास्क लगा रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तमाम सख्तियां लागू कर दी गई हैं। 31 दिसंबर को किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। 50% क्षमता के साथ ही अब मेट्रो का संचालन भी हो रहा है, यानी कि केवल 50% लोग ही मेट्रो में आना जाना कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोरोना नियमों का वो पालन करें। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, होटल्स बंद कर दिए गए हैं। लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही देखने को ना मिले, जिसकी वजह से हमें बाद में उसका भुगतान करना पड़े। तीसरी लहर की ओर हम ना आगे बढ़ें, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और दिल्ली सरकार ने भी सख्त पाबंदियां लोगों पर अब लागू कर दी। देश की राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो नए मामले 86% से ज्यादा बढ़ गए हैं और बुधवार को दिल्ली में कोरोना के ये आंकड़े 923 थे, जबकि 344 मरीज ठीक हुए और नए मामलों के बढ़ने के बाद दिल्ली में अब संक्रमण दर 1.29% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से अब लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान लोगों की जांच भी करते हुए दिखे और जहां पर लोग बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे थे, सड़क पर टहल रहे थे, उनका चालान भी किया गया है। और अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति, मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या लोग समझने की कोशिश कर पा रहे हैं? जगह पर हूँ, ये लक्ष्मी नगर का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस अड्डा है। यहाँ पर से बस मिलने में लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन जो 50% की कैपेसिटी बस में भी दिल्ली सरकार की कर दी गई है, तो उसके बाद अब अगर कोई बस आती है तो अचानक उसमें भगदड़ हो जाती है। ये देखिए, एक बस आई है, आप लोगों की आवाजाही देखिए, बिल्कुल अचानक से ये देखिए, इस तरह से हालात जो है दिल्ली में बन चुके हैं, क्योंकि लोगों को अपना दफ्तर पहुंचना है और देखिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि 50% बस की कैपेसिटी है और बस में जितने यात्री हैं वो 50% के हिसाब से बैठा दिए गए हैं और बाकी लोग अब इस तरह से खड़े हो गए, क्योंकि कई बसें आ चुकी हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग अपने दफ्तरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने मास्क पहना है, प्रिकॉशन जरूर लिया है, लेकिन जो बसें लगातार परेशान कर रही हैं, क्योंकि लोगों को जहाँ जाना था वहाँ तक नहीं जा पाए। आप लोग बस के इंतजार में कब से खड़े हुए? 2 घंटे तो हो गया मुझे आए हुए। हाँ, अभी तक बस मिली नहीं, इंतजार कर रहे हैं। ये बसें जो आ रही मेरी गेट जाना होता है हमें तो यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये जो बसें आ रही हैं उसको नहीं मिल पा फुल आ रही हैं, आगे से ही फुल आ रही हैं, उसमें क्या करेगा? आधी बसें, बस का हाँ, आधी यात्री हैं। हाँ वही है, इसी वजह से लेट हुई। हाँ इसी वजह से। ये देखिए, इस तरह के हालात जो है इस वक्त दिल्ली के सभी बस स्टॉप पर है।
और ये देखिए बसें आती हैं लेकिन आकर निकल जाती है, क्योंकि बस जी, तो पहले दीपक। से ऑलरेडी 50% कैपेसिटी के हिसाब से यात्री है। लौटेंगे आपके पास और इन तस्वीरों के जरिए भी ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ इशारा भी कर रही हैं। वहीं अगर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का हाल आपको दिखाएं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए 50% क्षमता के साथ ही अब बसों का संचालन हो रहा है, मेट्रो का संचालन हो रहा है। ऐसे में बस अड्डों के बाहर और मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की खड़ी दिख रही हैं, क्योंकि 50% क्षमता के साथ ही अब मेट्रो का संचालन हो रहा है। और येलो अलर्ट दिल्ली में जहां एक तरफ लागू है, उसके बाद मेट्रो 50% क्षमता के साथ चल रही है और इसी वजह से मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाद लोगों की लंबी कतार लगी और लोगों को सफर करने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। दिल्ली में मेट्रो 50% कैपेसिटी के हिसाब से चलेगी, जिसके बाद कई मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लंबी कतार लग चुकी है लोगों की, क्योंकि सुबह से लोगों को अपने दफ्तर जाना होता है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से की कोशिश लोग कर रहे हैं। सभी ने मास्क पहने हैं, हालांकि इक्का दुक्का लोग हैं जो मास्क पहन के नहीं आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि सुबह दफ्तर जाने का समय होता है और लोगों को अब ये भारी परेशानी इस वक्त उठानी पड़ रही है। तो स्थितियां देख रहे हैं आप इस वक्त दिल्ली में किस तरीके की बनती जा रही हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। साथ साथ कालका जी मंदिर दिल्ली का, जिसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन जो वहां के पुजारी हैं उन्होंने कहा है कि लोगों को कम से कम बाहर से दर्शन करने दिए जाएं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए ये सख्तियां भी अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोग लापरवाही ना बरतें, इसलिए जो सख्तियां हैं उनको और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है, ताकि नियमों का पालन किया जाए। और इसी बीच कालका मंदिर परिसर को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब लोग वहां पर दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। ऐसे में पुजारी ने आग्रह किया है सरकार से कि कम से कम लोगों को बाहर से दर्शन की अनुमति हो। बीडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक स्थलों में विजिटर्स का प्रवेश जो है बंद कर दिया गया है। कोविड को ध्यान में रखते हुए कालका जी मंदिर में भी भक्तों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और इसलिए मंदिर जो है भक्तों के लिए बंद है। अब हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने मॉल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर शराब के ठेके खुले हुए हैं, धार्मिक स्थलों में भी बाहर से दर्शन करने की अनुमति प्रदान की जाए। देखा आपने दिल्ली का क्या हाल इस वक्त है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए पाबंदियां लगाना भी अब बेहद ज़रूरी हो गया है। महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं, वहाँ के आंकड़े आपको समझाते हैं। वहाँ पर बुधवार को नए मामलों की संख्या 3000 से भी ज़्यादा थी, यानी कि स्थितियाँ किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही हैं, आंकड़े किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कोई ओमिक्रॉन के आंकड़ों को हम हाथों पर गिन लेते थे, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि लगातार ओमिक्रॉन की संख्या और आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है ओमिक्रॉन के मामलों में, जहां पर 200 से भी ज्यादा केस इस वक्त सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए नियम अब तेजी से लागू कर दिए गए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 3900 नए मामले सामने आए, जबकि 20 मरीजों की मौत हो गई और महाराष्ट्र में पिछले 9 दिनों में कोरोना 12 गुना अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी अब लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र में बुधवार को ओमिक्रॉन के 85 नए मामले आए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है, जिसमें 137 मामले मुंबई के हैं। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है इन आंकड़ों के जरिए, जो इशारा कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और उसका नतीजा है कि लगातार धीरे धीरे दिन बर दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। वहां पर भी लोग लापरवाही करते हुए दिखे, लेकिन सख्त पाबंदियां वहां पर भी लगा दी गई हैं। बीएमसी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है, वॉर रूम्स तैयार कर दिए गए हैं, बेड्स की तैयारी वहां पर हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेट खुद को करवाएं। मुंबई में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से अब 7 जनवरी तक वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई में लोग नए साल का जश्न अब नहीं मना पाएंगे। ये जश्न फीका ज़रूर होगा, क्योंकि किसी भी होटल या फिर पब में पार्टी करने पर अब रोक रहेगी। मुंबई में कोरोना के नए मामले बढ़ने के बाद
तमाम सख्तियां लागू कर दी गई हैं। वहीं मुंबई की दादर सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का वो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ने वाली है। ये ना खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ना ही उनके अगल बगल में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और इनकी ये लापरवाही महंगी पड़ती है। और इस वक्त श्रेया मुंबई से ही हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। श्रेया, मुंबई में कोरोना के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और लोग इस वक्त क्या गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? शिवानी, देखिए, इसके पहले हमने आपको दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखाई, जहां हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोग जो कोरोना के सारे नियम कानून है उसकी धज्जे उड़ा रहे। लेकिन इस वक्त हम दादर की फूल मंडी में मौजूद है और यहाँ की भी तस्वीरें उतने ही डरा देने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। कई सारे लोग आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे से सट कर गुजरते नजर आ रहे हैं। पूरी जो गली है वो लोगों से खचाखच भरी हुई है, पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। वही सरकार लोगों से लगातार ये कह रही है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, क्योंकि महाराष्ट्र समेत मुंबई में भी कोरोना और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में जो कोरोना के केसेस है वो 2500 के पार चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर ना तो कोरोना का डर है, ना तो ओमिक्रॉन का डर है। लोग लगातार जो नियम कानून है उसकी ध्वजा उड़ा रहे हैं। वैसे तो सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है न्यू ईयर के चलते, लेकिन सुबह की तस्वीरें देखकर ही डरा देने वाली है। कितनी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की, यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लोग अब भी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि 5 से ज्यादा लोग आपस में एक जगह पर इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि 31 दिसंबर भी सामने है। ऐसे में महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। लोगों को समझाने की कोशिश है, उनको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और आंकड़ों के जरिए भी हम आपको समझाएंगे कि वहां पर किस तरीके के नियम कानून लागू कर दिए गए हैं, किस तरीके की गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस क्या कुछ कहती हैं मुंबई महाराष्ट्र में, उसके आंकड़े आपको बताएंगे। जहां पर आपको बता दें कि मुंबई में 25 दिसंबर को 757 नए मामले दर्ज हुए थे, जो 26 तारीख को बढ़कर 922 हुए और 27 दिसंबर को 809 केस दर्ज हुए। 28 दिसंबर को 1377 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 29 तारीख के नए मामले बढ़कर 2510 हो गए। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में नए साल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक लोगों को सलाह दी गई है कि वो घरों में ही सेलिब्रेट करें, बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर ना ले जाएं, समंदर किनारे भीड़ ना जुटने दें और नए साल के कार्यक्रम में कोविड नियमों का पालन करें। ये तमाम वो नियम कानून हैं, वो नई गाइडलाइंस हैं जो लोगों के लिए जारी की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही उनके द्वारा ना बरती जाए, क्योंकि 31 दिसंबर अब पास ही है, कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल का पूरा देश स्वागत कर रहा होगा और ऐसे में तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बांद्रा की अगर बात करें तो वहां पर पूरी की पूरी भीड़ जो है वो बेपरवाह और लापरवाही बरतती हुई दिख रही है और ये बेपरवाही, ये लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर न्यू ईयर के जश्न से पहले ही कई सारे लोग एक साथ एक भीड़ में इकट्ठा हुए दिखे, जिसकी वजह से सख्त पाबंदियों का, कोरोना गाइडलाइंस का अवहेलना उनके द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसने चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि वहां पर सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं ताकि लोग घरों से बाहर कम निकलें और नियमों का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस जो हैं उसका पालन करें। कई ऐसे क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, जहां पर धारा 144 लागू की गई है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है ताकि लोग कम से कम बाहर निकले, क्योंकि 31 दिसंबर ये ऐसा दिन होता है जब रात के वक्त ही ज़्यादातर लोग जश्न मनाते हैं। रात 12 बजे ही नए साल का स्वागत किया जाता है। ऐसे में वहाँ पर तमाम सख्तियाँ, पाबंदियाँ लगा दी गई हैं ताकि लोग घरों से किसी भी तरीके से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और बांद्रा की भीड़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भीड़ बिल्कुल बेपरवाह होती हुई दिख रही है। न्यू ईयर के जश्न से पहले ही वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हुई दिखी, जिसपे लापरवाही कई लोग करते हुए दिखे। ना उनके चेहरे पर मास्क था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का वो पालन करते हुए दिखे और ये लापरवाही उन पर भारी पड़ेगी। इस बात को समझना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अलग अलग जगहों की स्थितियां हम आपको समझा रहे हैं। बांद्रा का क्या हाल है हमने आपको बताया, महाराष्ट्र में किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ की सिचुएशन है वो भी हमने आपको समझाई और पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके से नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं, नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, नए नियम कानून लागू किए गए हैं ताकि लोग किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही
लापरवाही न बरतने पाएं। वहीं अगर शिमला की बात करें, शिमला अब आपको लिए चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। शिमला, जैसा कि हम सब जानते हैं, तमाम पर्यटक और सैलानी दूर दूर से, न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में अभी भी सैलानी लगातार वहां पर आ रहे हैं और जिसकी वजह से भीड़ अब बेपरवाह होती जा रही है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है सैलानियों की और उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई वहां पर साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि पर्यटक मानने को तैयार नहीं है, उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। मास्क उनके चेहरे पर नहीं देखने को मिला, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का वो पालन नहीं करते हुए दिखे। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से उनको तमाम नियमों का और कोरोना गाइडलाइंस का और कोविड एप्टीट्यूड बिहेवियर करना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आपको जयपुर लिए चलते हैं। राजस्थान की क्या स्थिति इस वक्त है? जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी, वहां पर कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से लोग इन सख्तियों का पालन क्या करते हुए दिख रहे हैं? राजस्थान में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें सबसे ज़रूरी है मास्क लगाना। कितने ज़रूरी है आप बताएं? वैसे कोरोना कितना फैल रहा है? अब साहब मैं तो कर्मचारी हूँ, मैं क्या बताऊँ। लेकिन रेलवे कर्मचारी है? नहीं BS मास्क लगाना चाहिए, नहीं लगाया आप? मास्क लगा रखा है। क्यों आपने नीचे कर रखा मास्क? ठीक। देखिए कि ये जागरूकता बेहद ज़रूरी है और यही सबसे ज़रूरी है। इस वक्त जयपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर है, तो आप ये तस्वीर देखिए कि बिना मास्क आपको नज़र आएंगे सारे। यहाँ पर भीड़ देखिए कि रेलवे स्टेशन की ये भीड़ है और यहाँ पर ज़्यादातर बिना मास्क के। यहाँ देखिए भैया, क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित, मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? लगाए तो। कैमरे को देखकर लगा रहे हैं, लगाना चाहिए। मास्क नहीं लगाएंगे, उसका अलग अलग तरीके के बहाने हैं, ज्ञान है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर उसके बाद में सरकार के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। गाइडलाइन जारी की है, काफ़ी सारी सख्ती की है और सख्ती फिर सरकार के सामने आखिरी विकल्प यही होगा कि बढ़ानी होगी। तो देखा आपने अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है और खासतौर पर जयपुर में किस तरीके से सख्तियां लागू होने के बावजूद लोग लापरवाही और बेपरवाही करते हुए वहां पर देखे गए। साथ साथ अगर चाइना की बात करें, अब विदेश भी आपको ले चलते हैं, वहां पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सख्तियां लगाई गई हैं। चाइना, खासतौर पर चीन में जो हाल पहली वेव में हुए थे, पहली लहर में हुए थे, वही स्थितियां पलटकर वहां पर वापस आ गई हैं। वुहान शहर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जहां से ये कहा जाता था कि कोरोना की शुरुआत यहीं से हुई। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना यहीं से धीरे धीरे फैलता चला गया। और वहां का एक शहर है शियान, जहां पर इस वक्त सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। लोग परेशान हैं, खाने पीने की किल्लत इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि पूरे शहर को लॉक कर दिया गया है, पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी बॉर्डर्स उसके ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि वहां से कोई भी आने जाने ना पाए, क्योंकि वहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। और दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं भारत को, क्योंकि यहाँ पर सबक सीखने की ज़रूरत है ताकि उस तरीके के हालात यहाँ पर बिल्कुल भी ना पैदा हो पाए। वहीं चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पर लगातार स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। लोगों को सख्त लॉकडाउन वहाँ पर झेलना पड़ रहा है और ये लॉकडाउन इतना सख्त है कि अमानवीय व्यवहार भी उनके द्वारा, सरकार के द्वारा उनके साथ किया जा रहा है। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। उनके शरीर पर एक होर्डिंग टांगकर उनको पूरी सड़कों पर घुमाया जाता है। इस तरीके के नियम वहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। लोगों का घर से आना जाना दूभर हो गया है और अगर आपको बाहर जाना है तो केवल एक हफ्ते में एक बार एक व्यक्ति एक घर से बाहर निकल सकता है, ज़रूरी सामान वो ला सकता है और उसके बाद उनको घर के भीतर ही रहना है। तो यहाँ वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि उनको सख्त लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है और ये इतना सख्त है कि उनको खाने पीने का सामान उनके पास अब नहीं बचा है, बैंक तक वो नहीं जा पाते हैं, ATM तक वो नहीं जा पाते हैं और जिस वजह से उनको कई तकलीफों का सामना धीरे धीरे अब करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त मेरी मौजूदगी है देवभूमि उत्तराखंड में। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है, एक दिवसीय उनका दौरा है और अपने इस दौरे के दौरान बड़ी बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी संगठन सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। पिछले कई दिनों से सुरक्षा के कड़े इंतजाम चल रहे थे। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए कितना भव्य ये पूरा का पूरा मैदान है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी और ऐसे में लोगों के
पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारी तादाद में लोग उत्साहित है, जोश में है, क्योंकि आज हर कोई सुनना चाहता है कि इस मंच के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी सौगातों का पिटारा आज खोलते हैं। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि 17,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और हल्द्वानी, ये जो जगह है हल्द्वानी है और कहा यह जाता है कि ये प्रवेश द्वार है कुमाऊं क्षेत्र का। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में देखिए ये अब 5वां विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अपने अपने हिसाब से तमाम जनता के बीच में वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में दम होगा, किस पर जनता विश्वास जताती है, किस पर जनता भरोसा जताती है, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जो लगभग तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आपने देखा था कि इससे पहले 4 दिसंबर को देहरादून में रैली हुई थी। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 2 मंडल विशेष तौर पर है, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी 41 विधानसभा सीटें आती है, ऐसे में उन्हें साधने के लिए 4 दिसंबर को जो रैली हुई थी उसमें बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि देखिए उन सीटों पर बीजेपी की जीत के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हुंकार भरी थी, वही हुंकार जो है अब आज इस हल्द्वानी के जरिए नजर आएगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो कि पूरी तरीके से बीजेपी को टक्कर देते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा जहां पर नमो मंत्र का ही पूरा का पूरा खेल दिखाई दिया था कि किस तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 57 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में कर ली थी शानदार प्रदर्शन करते हुए, और 11 सीटें केवल कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन हल्द्वानी की जमीन जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी जमीन के जरिए आज 17,500 करोड़ की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। और साथ ही साथ एसटीएफ की पूरी टीम जो है पिछले कई दिनों से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए और साथ ही आपको ये भी दिखा देते हैं कि ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। वो ट्वीट उन्होंने किया है कि उन्नति की नई ऊंचाइयां छूने की और अग्रसर होगा देवभूमि उत्तराखंड। हल्द्वानी में मुझे 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का सुअवसर प्राप्त होगा। इनमें स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है। ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि जो उनके पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 11:10 पर यानी कि कुछ देर पहले का जो समय था वो दिल्ली से रवाना होंगे बरेली के लिए और फिर वहां से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर पहुंचेंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडवाल भी इस वक्त इसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, तस्वीरों के साथ जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए और दिखाइए कि किस तरीके का जोश यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी बीजेपी संगठन और सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको रितिका। यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। जोश में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है, रंग आपको नजर आ रहे हैं। और ये कुमाऊं का द्वार है। उत्तराखंड में कुमाऊं की एंट्री इसी हल्द्वानी जगह से होती है, तो ये माना जा रहा है कि ये जनसभा जो कि कुमाऊं क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली है। महिलाओं में बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। तो आज ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज के लिए है? मोदी जी आ रहे हैं इसके लिए, और जो योजनाएं आ रही हैं उसके लिए तो और भी ज्यादा है। कितने बजे से आए हैं? सुबह में 9 बजे से। 9 बजे से आए। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं हल्द्वानी से आई हूँ। चंपा त्रिपाठी मारुति मानवाधिकार। आज क्या किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है आपको? सबसे ज्यादा इंतजार मोदी जी का इंतजार है और उसके बाद उनको सुनने का इंतजार है। वेलकम मोदी जी, आपको प्रधानमंत्री जी। मैं भी हल्द्वानी से हूँ, मानवाधिकार परिवार की महिला अध्यक्ष हूँ। और हम लोग क्या योजनाओं का इंतजार ज्यादा है कि मोदी जी को देखने का? योजनाओं के साथ साथ मोदी जी को तो हम पहले भी देख चुके हैं, रुद्रपुर में जब 2 बार आए हैं वो। लेकिन आज उनकी जो योजना है उनको सुनने का ज्यादा हमका मन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जोश लगातार देखते बन रहा है। अब हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, झलक पा लेना चाहता है। और देखिए किस तरीके का बिल्कुल और देखिए किस तरीके से अब लोगों की भीड़ भी अब यहाँ पर जुटनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर किस तरीके से तैयारियां चल रही है उन तैयारियों को देखने भी पहुंचे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। एम्स की सैटेलाइट सेंटर का भी कल शिलान्यास होने वाला है। लखवाड़ योजना जो हमारी 57 करोड़ की योजना है
उस योजना का भी शिलान्यास होने वाला है। बहुत सारी सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारा पिथौरागढ़ का, उसका भी शिलान्यास होने वाला है। पीएम साहब ठीक 1 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। माहौल जो है आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों में उनके आने को लेकर बहुत उत्सुकता है, बहुत जोश है। और चूँकि मैं तो आज यहाँ भी गया हूँ, बहुत जगह पर मैं आज गया हूँ, जगह जगह लोगों में बहुत ज़्यादा उनके आने को लेकर एक नया प्रकार का उत्साह है। तो देखिए, कुल 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देंगे, जिनमें से 14,127 करोड़ की परियोजना को शिलान्यास करेंगे और 3,420 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और ऐसे में इन योजनाओं का हर कोई जिक्र करता हुआ नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एमबी इंटर कॉलेज पर एक डे यहाँ उपस्थित रहेंगे और मुझे लग रहा है कि कुमाऊं में लगभग 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संगठन के बूथ स्तर तक हमने अपनी बात कही है। बूथ के लोग बिल्कुल सक्रिय होकर अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी के नाम का बहुत उत्साह है और बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। हल्द्वानी का सौभाग्य है कि प्रथम बार माननीय मोदी जी हल्द्वानी शहर में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और हल्द्वानी का एक एक परिवार इस रैली में भाग लेने वाला है। मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में लोग माननीय मोदी जी को सुनने इस मैदान पर आने वाले हैं। हम सभी में एक छिपी हुई प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर लेकर जाते हैं और मिसाल बन जाते हैं। हम अपनी पहल में बायजूस यंग जीनियस में कुछ ऐसे बच्चों से मिले जो दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर लेकर गए और लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक और प्रतिभा चेन्नई की सविता श्री से मिलवाएंगे। सविता श्री ने महज 4 साल की उम्र में अपने भाई के साथ चेस खेलना शुरू किया। उनकी सधी हुई चालें अब अच्छों को चकरा कर रख देती हैं। चेस चैंपियन सविता दुनिया भर में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रही हैं। सविता के पिता भास्कर सिंगापुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, लेकिन अपनी बेटी को चेस चैंपियन बनाने के लिए उन्होंने काम छोड़ दिया। अब वो सविता को लगातार आगे बढ़ाने में लगे हैं। My father was working in Singapore and then he came for me to accompany me for all the tournaments. And then I also need to study, like, because when I was 8th grade and then like I have to study as well. So at that time my parents were really supportive and then they just told me to concentrate on chess. कम उम्र में ही सविता ने बहुत से खिताब अपने नाम किए। सविता ने नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप अंडर 20 2021 में पहला स्थान हासिल किया। बेलग्राड चेस फेस्टिवल 2021 में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म के फाइनल राउंड में हिस्सा लेने के साथ कई और सम्मान भी अपने नाम किए। My most memorable moment was like when I won World Under 12 category in Spain, because that's my first World Under 12 category title. So I was so happy. सविता का सपना ग्रैंड मास्टर बनने का है। सविता के परिवार को उन पर गर्व है। परिवार को विश्वास है कि वो आगे भी भारत का नाम रोशन करती रहेंगी।